जरा सोचिए एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही एडवांस थी। एक ऐसी जगह जहां शहर एकदम परफेक्ट ग्रिड पर बने थे, नालियां जमीन के नीचे थीं और लगभग हर घर में अपना बाथरूम था। अब सोचिए कि यही पूरी की पूरी सिविलाइजेशन हजारों सालों के लिए इतिहास से पूरी तरह गायब हो गई। ये कहानी है सिंधु घाटी की, एक ऐसी दुनिया जिसे हम आज फिर से खोज रहे हैं। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कैसे कैसे एक इतनी बड़ी और इतनी आगे बढ़ी हुई सभ्यता हजारों सालों तक गुमनामी के अंधेरे में खोई रही। ये एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल रहस्य है जिसकी परतें आज हम मिलकर खोलेंगे। हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है इस खोई हुई दुनिया की हैरान कर देने वाली खोज की कहानी। जी हां, एक ऐसी खोज जिसने भारत के इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और इसकी शुरुआत पता है, बिल्कुल अनजाने में हुई। 1829 में चार्ल्स मेसन नाम के एक यात्री ने वहां बड़े बड़े टीले देखे और सोचा कि ये कोई पुराना किला होगा। फिर 1856 में तो और भी अजीब हुआ। अंग्रेज इंजीनियरों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां से लाखों प्राचीन ईंटें उखाड़ लीं। उन्हें पता ही नहीं था कि वो एक पूरी सभ्यता के सबूतों को तोड़ रहे हैं। असली कहानी तो 1920 के दशक में शुरू हुई, जब सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में खुदाई शुरू हुई। और जब 1924 में इसका ऐलान हुआ तो सच में पूरी दुनिया हिल गई थी। भारत का इतिहास अचानक 2000 साल और पीछे चला गया था। और ये मत सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा है। उस वक्त की दो सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस, मिस्र और मेसोपोटामिया, को अगर मिला भी दें तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे साइज में दोगुनी से भी ज्यादा बड़ी थी। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस सभ्यता को सबसे खास बनाती है, उनकी कमाल की इंजीनियरिंग और शहरी प्लानिंग जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सोचकर देखिए, आज से 4500 साल पहले हड़प्पा के शहर एक मॉडर्न सिटी की तरह ग्रिड सिस्टम पर बने थे। मतलब मेन सड़कें एकदम सीधी उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं और बाकी गलियां उन्हें ठीक 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल किसी चेसबोर्ड की तरह। ये उस जमाने की सबसे बेहतरीन अर्बन प्लानिंग में से एक थी, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ सड़कों तक ही नहीं था। जरा उनकी ईंटों को देखिए। पूरे साम्राज्य में, मतलब कश्मीर से लेकर गुजरात तक, हर एक ईंट का एक ही स्टैंडर्ड अनुपात था, 1, 2, 4। यानी अगर ऊंचाई 1 इंच है तो चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 4 इंच होगी। इतने बड़े इलाके में ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सरकार की तरफ इशारा करता है। ये बात सुनकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन जब 18वीं सदी के विकसित शहर जैसे लंदन और पेरिस में लोग अपनी खिड़कियों से कचरा सीधा सड़कों पर फेंकते थे, तब उससे करीब 4000 साल पहले हड़प्पा के हर घर में बाथरूम था जो ढकी हुई अंडरग्राउंड नालियों से जुड़ा था। और इतना ही नहीं, इन नालियों की सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल्स भी बनाए गए थे। ये लोग अपने समय से सदियां नहीं बल्कि हजारों साल आगे थे। और कमाल की चीजें यहीं खत्म नहीं होती। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार। सोचिए, एक पब्लिक स्विमिंग पूल जिसे आज के जमाने के कोलतार जैसी चीज से वाटरप्रूफ किया गया था, दुनिया में पहली बार। शहर में 700 से ज्यादा प्राइवेट कुएं मिले, मतलब लगभग हर घर की अपनी पर्सनल वाटर सप्लाई थी। बड़े बड़े अन्न भंडार जिनमें हवा के आने जाने की ऐसी व्यवस्था थी कि अनाज सड़े नहीं। अरे कुछ घरों में तो दीवारों के अंदर पाइपलाइन तक मिली हैं। गुजरात के लोथल में जो मिला है वो तो और भी कमाल है। इसे दुनिया का सबसे पुराना टाइडल डॉकयार्ड यानी ज्वारीय बंदरगाह माना जाता है। यहाँ के इंजीनियर समुद्र के ज्वार भाटे का इस्तेमाल करके बड़े बड़े जहाज़ों को शहर के अंदर तक ले आते थे, जिसके लिए लकड़ी के लॉक गेट्स का इस्तेमाल होता था। ये उनकी मरीन इंजीनियरिंग की मास्टरी का पक्का सबूत है। अब आते हैं इस सभ्यता के सबसे बड़े सामाजिक रहस्य की ओर। एक इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना फैला हुआ साम्राज्य, लेकिन यहाँ किसी राजा, किसी महल या किसी बड़े मंदिर का एक भी पक्का सबूत नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि आखिर शासन कौन कर रहा था? कौन था वो जिसके नियम कश्मीर से गुजरात तक सब मानते थे? ये एक ऐसी पहेली है जिसने आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को उलझा रखा है। इसके लिए कई थ्योरीज हैं, पर पक्का जवाब किसी के पास नहीं। एक थ्योरी कहती है कि कोई पुरोहित राजा था जो धर्म के जरिए समाज को कंट्रोल करता था। दूसरी थ्योरी मानती है कि सत्ता व्यापारियों की एक कमेटी के हाथ में थी जो व्यापार के नियमों से सब कुछ चलाते थे। और एक तीसरी संभावना यह भी है कि ये सब अलग अलग शहर थे जो एक जैसे कल्चर और नियम मानते थे, बिना किसी एक सेंट्रल रूलर के। सोचिए,
एक विशाल साम्राज्य बिना किसी राजा के। चलिए अब समाज के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर नजर डालते हैं। हड़प्पा की खुदाई में एक बड़ी ही अजीब बात सामने आई। यहाँ हथियार तो ना के बराबर मिले, लेकिन खिलौने हजारों की तादाद में मिले हैं। क्या क्या मिला है? मिट्टी की बनी छोटी छोटी बैलगाड़ियां जिनके पहिए सच में घूमते हैं, जानवरों के आकार की सीटियां, सिर हिलाने वाले बैल के खिलौने और वो डांसिंग गर्ल की मशहूर मूर्ति। युद्ध के हथियारों का लगभग न मिलना ये बताता है कि शायद ये एक बहुत ही शांतिप्रिय समाज था जो आर्ट्स और एंटरटेनमेंट को ज्यादा वैल्यू देता था। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर। इन लाखों लोगों और उनके इन शानदार शहरों का आखिर हुआ क्या? वो अचानक गायब कैसे हो गए? देखिए, दशकों तक एक थियरी पढ़ाई जाती थी जिसे आर्यन आक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इसे मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था और इसके हिसाब से बाहर से आए हमलावरों ने इस पूरी सभ्यता को तबाह कर दिया। लेकिन आधुनिक विज्ञान और नई खोजों ने इस पुरानी कहानी को लगभग खारिज कर दिया है। अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस सभ्यता के पतन का असली विलन कोई हमलावर नहीं बल्कि खुद कुदरत थी, यानी क्लाइमेट चेंज। तो हुआ क्या था? सबूत बताते हैं कि एक तरह का चेन रिएक्शन था। सबसे पहले हिमालय में जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जिससे जमीन का ढलान थोड़ा सा बदल गया। इस छोटे से बदलाव ने नदियों का रास्ता ही मोड़ दिया। नतीजा, शक्तिशाली सरस्वती नदी, जिसके किनारे 60% से ज्यादा बस्तियां गईं, वो धीरे धीरे सूखने लगी। और मानो इतना काफी न हो, उसी दौरान दुनिया भर में मौसम बदला और मानसून भी कमजोर पड़ गया, जिससे सालों साल सूखा पड़ा। अब जब पानी नहीं, खेती नहीं, तो लोगों के पास अपने घर छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तो इसका मतलब यह है कि हड़प्पा के लोग मारे नहीं गए, वो बस गायब नहीं हो गए। उन्होंने एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने शहरों को छोड़ा और पूरब और दक्षिण की ओर गंगा के मैदानों की तरफ चले गए। वो अपने साथ अपनी कला, अपनी तकनीक और अपने विचार ले गए, जो बाद में आने वाली भारतीय सभ्यताओं की नींव का हिस्सा बन गए। उनकी विरासत आज भी हमारे रीति रिवाजों और शायद हमारे डीएनए में भी जिंदा है। और यह हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। उनकी जो लिखावट आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, अगर वो पढ़ ली गई तो इतिहास के और कितने अनसुने रहस्य सामने आएंगे।